सियासत में हर कोई हर वक्त देखता है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए ऐसे नेता हैं जिन्हें ज़मीनी नेता कहा जाता है, जो पिछले कई वक्त से सियासत के हर पहलू को देख रहे हैं। दक्षिण की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के पैर जमाने वाले और उसके लिए कठिन परिश्रम करने वाले के लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं, जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी तेलंगाना में रह चुके हैं, वहां से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है और साथ ही साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद। के लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण में तो आपने खूब पसीना बहाया। 2013 में आपने तेलंगाना में हैदराबाद में प्रधानमंत्री को बुलाया था, उनकी एक रैली भी की थी और उसके बाद से ही 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है। ये जो प्लानिंग थी दक्षिण को लेकर के, तो भाजपा ने ये प्लानिंग कब की थी कि उसका जो अब जो आउटकम्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं? ये मोदी जी का नाम जब घोषित हुआ प्रधानमंत्री के नाते, पहला जनसभा तेलंगाना माने जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना हैदराबाद में किया गया थे। वहाँ लोगों में बहुत क्रेज़ था, युवाओं में खास तौर से। उस समय हम मोदी जी मीटिंग को आने के लिए लोगों को 5 रुपये का पर्ची रजिस्ट्रेशन करने का जो हम ऐलान किए, हज़ारों संख्या में छात्रों, युवा इतना आकर्षित थे मोदी जी के नेतृत्व में। बड़ी अच्छा सफलतापूर्वक वो जनसभा हुआ। बाद में माहौल भी बदल गया। 2014 में जब हमारा सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारा यहाँ भी जब हम विधायक के नाते चुनाव लड़े थे, हम जब जीत के भी आए थे। इस तरह तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जब वो राज्य का भी विभाजन हुआ 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, अभी तेलंगाना में पिछली चुनाव में लगभग 35% वोट हासिल किए। 8 हम संसद जीते अकेले में और हमारे विधायक भी 8 जीते थे। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं आपकी, तो दक्षिण में आपने इतने पैर जमाए, वहाँ से विधायक रहे, लेकिन जब आपको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया तो क्या सोच रहे थे आप? क्या मन में ख्याल क्या चल रहा था कि आखिर पता था या पहले से उत्तर प्रदेश से जाएंगे राज्यसभा? कुछ बीजेपी के आला का दर्जे के नेताओं ने बता दिया था ये आपको? नहीं, सबसे पहले हम जब बीजेपी में हम शामिल हुए लगभग 1980 में, मैं छात्र पूरा होने के बाद मैं पीएचडी किया। बाद में जब एबीवीपी में था, संघ से जुड़ा हुआ आदमी, कार्यकर्ता के नाते हम नहीं सोचे उस समय में हम अगर बीजेपी में अगर शामिल हो गए तो हम कुछ मंत्री बनेंगे या विधायक बनेंगे, संसद में। हम राष्ट्र के हित के लिए हमारा विचारधारा जो था उसको आकर्षित होते हुए बीजेपी सिद्धांत को लेकर हम पार्टी में उसमें शामिल हुए। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद बहुत कठिनाई है, क्योंकि दक्षिण में खास तौर से आंध्र प्रदेश और जब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं था। एक ज़माने में तो 2 ही संसद थे बीजेपी का, उसमें से एक संसद तेलंगाना का था। हमें बाकी दलों के कार्यकर्ता नेता हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे हम 2, हमारे 2, आपके पार्टी, अरे उसमें जाके क्या करेंगे आप, उसमें क्या बनने वाले। हम कुछ बनने के लिए हम नहीं गए, तो हम तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी है, उत्तर प्रदेश से आप राज्यसभा सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर, तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको पता है मोदी जी और योगी जी आने से पहले उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरह था। तो जंगल राज कहते थे और खासकर विकास, गरीब योजना, इतने भ्रष्टाचार और माफिया राज चलता था। ये 10 साल के अंदर आज योगी जी के नेतृत्व में किस तरह एक शांतिपूर्वक वातावरण, आज व्यापारी हो या कर्मचारी हो इतना खुश है, संतुष्ट है। और विकास, हम जब इसके पहले उत्तर प्रदेश आते थे किस तरह सड़क रहते थे, आज तो कभी मैं प्रवास किया जा रहा तो समझता हूँ कहीं मैं अमेरिका में हूँ या उत्तर प्रदेश में। मुझे पूरा विश्वास है आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये उपचुनाव के अंदर ज़रूर बीजेपी जीत हासिल सर, करेगी। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं आप, वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है ये अखिलेश यादव का पीडीए तो अभी हालिया लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो कुछ सीटों पर आपके लिए चिंता बढ़ाने वाला रहा है?
नहीं, अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा देश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हर बार राजनीति और चुनाव के समय में धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं। क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर जब मोदी जी देश को जो आगे बढ़ा रहे थे और गरीब कल्याण योजनाओं में भी अंतिम व्यक्ति तक बिना कोई भ्रष्टाचार, बिना कोई दलाली व्यवस्था के रूप में अंतिम व्यक्ति जब पहुंचा रहा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो खुद बताया, मैं दिल्ली से अगर 100 रुपये भिजाया जाता हूँ गरीब के लिए, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये पहुँचते थे, 85 रुपये दलाली खाता था। मगर आज मोदी जी के ज़माने में पूरा दिल्ली से आज जो भी जाता है डिजिटल के माध्यम से 100 रुपये के बाद 100 रुपये जाता था। इसलिए लोग संतुष्ट है, खुश है, गरीब के जो योजना बनाया जा रहा है उन तक पहुंच रहा और विकास इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा। और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया मोदी जी ने 10 साल के अंदर, 370 धारा हटाना, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाना, काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बनाना, ये लोग आज अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब विपक्षी दलों की बात करें तो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जैसे चुनाव होना है तो आप एक नाम डिक्लेयर कर देते हैं, इस नाम पर सबको औपचारिक तौर पर मोहर लगानी पड़ती है, कभी चुनाव नहीं हो पाता है। ऐसा कांग्रेस में देखा जाए या बाकी दलों में देखा जाए तो वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी नहीं देखने को मिलती हैं। विपक्षी दल कहते हैं बीजेपी में तो ये हालात हैं, एक जिसका नाम रख दिया उस पर मोहर लगानी पड़ेगी साहब। नहीं भाई, दावा के साथ बताता हूँ, दुनिया के अंदर एक ही राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी। आज बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हर 3 साल को चुनाव किया जाता है। माने वो कंसेंसस के माध्यम से कई जगह अध्यक्ष बन जाते। मैं पूर्व में कई जगहों में चुनाव भी हुआ, चुनाव जीत के आए, सो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे। मैं अपना पार्टी जो बीजेपी है, कोई एक जाति का, एक धर्म का विशेषता नहीं है, सबका साथ सबका विकास हम बोलते हैं। भौगोलिक रूप से हो, आज सामाजिक रूप से हो, सभी प्रांतों से, सभी सामाजिक वर्गों से जुड़ा हुआ पार्टी अकेला भारतीय जनता पार्टी। चाहे कई क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, एक ही परिवार के नेता बन के आते हैं। हमारे आप गिन के देखो कितने अध्यक्ष बने राष्ट्रीय स्तर पर। एक सामान्य कार्यकर्ता है क्या, ऐसा कोई दबाव रहता है एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, चाय बेचने वाले परिवार से आए हुए एक बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता। एक आदिवासी महिला सामान्य एक कार्यकर्ता थी, वो महामहिम राष्ट्रपति बन सकता। एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, एक अध्यापक बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संभव है क्या? मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ओबीसी मोर्चा क्यों भाजपा से संतुष्ट नहीं रहता? क्योंकि ये कहा जाता है, विपक्ष लगातार ये कहते हैं कि ओबीसी को लेकर के जितनी प्लानिंग्स है, रूरल जितनी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या शहरी क्षेत्रों के लिए ओबीसी मोर्चे को जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए या तमाम चीज़ें दी जानी चाहिए ओबीसी वर्ग के लोगों को, वो कहाँ मिल पा रही हैं? मोदी जी आने के बाद ही ओबीसी समाज का इतना महत्व बढ़ाया और जो भी वंचित थे, ये लगभग 50 साल कांग्रेस जो शासन में था, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को, दलितों को किस तरह धोखा देते आई, सिर्फ वोटर के नाते देखे, मगर उनके हित के लिए कोई योजना न बनाए। और आरक्षण का जब समय समय पर मुद्दा आया, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमेशा ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। नेहरू जी ने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के नाते चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को, अगर आरक्षण देना चाहते तो आर्थिक रूप से होना, जाति के नाम पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, वरना इस देश ये 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सिटीजन से ये बढ़ेगा। इस तरह राजीव गांधी भी जब मंडल कमीशन का जब प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा गया था, सख्त विरोध किया यही राजीव गांधी ने। और आज राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर आज आरक्षण के बारे में बात करते और संविधान के बारे में बात करते। आज मैं बता रहा हूँ, तेलंगाना के अंदर आज पूरा युवा जो है, छात्र जो है, इतने हड़ताल के हज़ारों संख्या में वहाँ पे आरक्षण हटाया जा रहा, ऐसा एक जीवो निकाला। ये कांग्रेस का असली या पिछले दिनों में देखो आपको, नहीं, राहुल गांधी भी विदेश में जाकर क्या बोले, समय आने पर आरक्षण हटाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के से चुन के यहाँ पे बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये जो ठोको नीति है, आप देख रहे हैं एनकाउंटर, आपको अच्छा लगता है? ये विपक्ष कहता है क्या है ये, आप चुन चुन के मार रहे हैं, ये इस जाति का है, उस जाति का है। अखिलेश यादव भी लगातार कई बार कह चुके हैं, बुलडोजर चला देते हैं आप भाई, पूरा का पूरा घर गिरा दे रहे हैं कोई अपराधी का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा रोक लगाइए भाई, जो हम कह रहे हैं, वरना अधिकारी अगर अपनी मर्जी से गिराएंगे तो फिर हमको देखना पड़ेगा। नहीं, अपराधी जब कानून हाथ में ले गया और इस तरह शासन वहाँ पे एक शांतिपूर्वक वातावरण बनाने के लिए वो हिसाब से जो किया जा रहा है,
लोग आज बंदूक चलानी चाहिए, ठोको नीति चलनी चाहिए। कब जो अपराधी बंदूक उठाए तो शासन को करना पड़ता, अपराधी जब हाथ में जो अस्त्र लेने गए तो उसके संरक्षण के लिए करना पड़ता। आज इसलिए देखो, आज प्रशासन और उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना, विकास इसीलिए आज तेज़ी से आगे बढ़ रहा क्योंकि माहौल ये माफिया राज खत्म हो, नहीं तो वरना किस तरह उत्तर प्रदेश में एक एक साम्राज्य बनाकर ये माफिया चला रहते थे। आज माफिया खत्म हो गया, लोगों से आए हुए चुने हुए व्यक्ति आज शासन कर रहे हैं और बड़ी अच्छा आज सुविधा भी दिया जा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान के साथ कोई घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मसले पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, योगी आदित्यनाथ पर, भारतीय जनता पार्टी पर सीधे हमले करते हैं। आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि दक्षिण में आपके हैदराबाद से ही आते हैं, जहां से आप आते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब मुस्लिम सियासत के सिरमौर बनना चाहते हैं? क्या हैं वो? देखो, असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, उसका अगर इतिहास देखेंगे तो ये निज़ाम के जो सेनानी थे रज़ाकार, उस दिन वो निज़ाम ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर विलीन करने के लिए जो विरोध किया 1947 में, वहाँ के लोग संघर्ष करना पड़ा, कई लोग जान खोना पड़ा, तभी हमको आज 1948 सितंबर 17 में हिंदुस्तान में विलीन हुआ। उसका पीछे कौन था? यही रज़ाकार का राजनीतिक दल मजलिस पार्टी है। सिर्फ मजहब के नाम पर राजनीति करना, अपना गद्दी कायम रखने के लिए ये असदुद्दीन ओवैसी हो, उनका पिताजी सलाहुद्दीन ओवैसी हो, आज उनके भाई आज अकबरुद्दीन ओवैसी, किस तरह लोगों के बीच में हेट स्पीच जो दिया जाता है, हर मुद्दे को मुसलमान से जोड़कर किस तरह वो अपना, आज पुराना शहर आके देखेंगे तो गरीब मुसलमान का भी कोई वहाँ पे विकास नहीं है, योजना भी नहीं है। उनका चेहरा पूरा तेलंगाना में और हैदराबाद में लोगों को पता है। सिर्फ आज उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने का उसका कोई नैतिक हक ही नहीं, इसलिए कि सिर्फ वो मजहब के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ये बंटने को लेकर के आजकल बड़ी बात हो रही है, लगातार तमाम जगह पे कहा जा रहा है कि बटोगे, तो आप सुन रहे होंगे। ये इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाजपा को? नहीं देखो, जब पूरा देश हो, नहीं, आप हिंदू को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं या देश में कुछ और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, सभी को देशवासियों को एक करने के हम प्रयास कर रहे हैं। यही लोग हैं, ये मजहब के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, कई बार तो प्रांत के नाम पर, दक्षिण उत्तर के बारे में ऐसा बंटवारा करना चाहने वाले यही लोग हैं। आज इंडी गठबंधन में देखो, चाहे DMK पार्टी हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी हो, चाहे MIM, किस तरह वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसको देश को जोड़ने वाले अकेला दल BJP है। हम राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाले हैं। हम इसलिए बार बार बोलते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, देश पहले नारे को लेकर हम काम करते हैं। ये लोग सिर्फ अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए काम करने वाले, अपने परिवार के सदस्य के लिए ये राजनीति करने। हम राजनीति इसलिए नहीं करते, चुनाव इसलिए नहीं लड़ते और सत्ता प्राप्त इसलिए नहीं करते कि हम देश के लिए, हित के लिए काम करने के लिए हम राजनीति करते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं। सत्ता प्राप्त करना एक अंग है, इसलिए हम देश को जोड़ने के लिए हम काम करने वाले। देश को तोड़ने वाले कौन है? पूरा लोगों को पता है। आज इतिहास अगर देखेंगे तो ये देश को मजहब के नाम पर कौन तोड़ा गया, कौन पार्टी था, लोगों को पता चल रहा है आज। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अयोध्या, काशी, मथुरा, ये जो धार्मिक स्थान हैं, हमने देखा कि काशी में भव्य बाबा विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, अब मथुरा की बारी है। सब कहते हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, क्या कहेंगे आप? ये वैसा नहीं है। देखो, लोगों का जो विश्वास था, जहाँ राम का जन्म हुआ, अयोध्या का भगवान राम जन्म हुआ अयोध्या का, तो राम मंदिर बनने का लोगों का मानसिकता, उसी को आज मोदी जी सरकार ने किया। ये मथुरा का एजेंडा BJP का एजेंडा नहीं है, मगर लोगों का मन में कोई होगा तो हम उसका विरोध नहीं करते। मगर ज़रूर आज कानूनी दौर से ही आज एक मंदिर बन गया और डेवलपमेंट जो हो रहा, काशी कॉरिडोर भी लोगों को विश्वास में लेते हुए वहाँ कॉरिडोर भी अच्छा। सर, समझ नहीं आता, जैसे आप हैदराबाद से हैं, फिर दिल्ली में राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश से आप राज्यसभा सांसद बनाए गए, तो अब हैदराबाद से दिल्ली आते होंगे, दिल्ली से कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, ये कैसे मैनेज कैसे करते हैं? इतना तो
शकरगन्नी बन जाते होंगे आप तो, कि कभी कोई बुलाता होगा, कभी कोई बुलाता होगा। भाजपा नहीं, में तो वैसे भी दौड़ाते बताते ज़्यादा हैं। सिर्फ संसद के नाते नहीं, मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाते पूरा देश में प्रवास करता हूँ, क्योंकि आज देखो उत्तर पूर्व राज्यों में मैं जब प्रवास किया, लोग बता रहे हम दिल्ली के पास आ गए, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी सरकार के वजह से दिल्ली के पास हो गए, वरना हम इंडियन कहने से भी हमको थोड़ा आगे पीछे होते थे जब कांग्रेस ज़माना था। आज एयरपोर्ट आ गया, रोड आ गया, रेल आ गया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज आ गए, इतना सुविधा देने के बाद आज हम भी गर्व से करते हैं कि हम भी इंडियंस है, हम भी भारतवासी है। ये माहौल देखने से हमको भी संतुष्ट होता है। जिस मकसद के लिए हम पार्टी में आज ज्वाइन हुए, राजनीति कर रहे हैं, हमको संतुष्ट होता कि आज राष्ट्रवाद बढ़ गया। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, एक प्रधानमंत्री को विदेशी में जब जाता है किस तरह गौरव मिलता है, एक भारतवासी के नाते, एक इंडियन के नाते हम भी गर्वान्वित होते हैं। नहीं तो पहले मोदी जी के बारे में किस तरह लोग बोलते थे, विदेशी में किस तरह कह रहे थे, मगर हज़ारों संख्या में आज पूरे विश्व भर में, दुनिया के अंदर हर नेता, एक देश का नेता तो बोलते इज़ माई हीरो बोलते, एक देश का नेता बोलते इज़ माई ग्लोबल लीडर बोलते, एक नेता तो उनके मोदी जी का पैर छूते। ये सब देखकर इतना मन संतुष्ट होता, खुश होता। भारत नागरिक के नाते हमको भी आज एक बात बड़ी पर्सनल है, मैं समझूंगा कि आप इस सवाल को दिल पे नहीं लेंगे। आपका नाम के लक्ष्मण, और सबसे बड़ी बात यह कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो है किस तरीके से हर किसी के ज़ुबान पर रहती है। तो क्या परिवार में आपका नाम क्या सोच समझ के रखा गया, किसी मकसद के तहत रखा गया, या उस वक्त राम और लक्ष्मण की जोड़ी को लेकर के, या किसी और आपके परिवार में भाई भाई थे इनके नाम ऐसे रखे? मेरे दादा के नाम लक्ष्मण था और मेरे दादा के भाई के नाम भी राम था, उस तरह आज मुझे दिया गया। मगर मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ भी लक्ष्मण के नाम से मैं हर बार एक सेवक के नाते मैं काम करता हूँ पार्टी में। मेरे लिए, खुद के लिए कभी पार्टी से मैं मांगता नहीं, सोचता भी नहीं। मैं देश के हित के, मैं देखो पीएचडी करने के बाद, डॉक्टरेट बनने के बाद मुझे कई बार अच्छा एक मौका आए थे अच्छे अच्छे उद्योग के लिए, फिर भी मैं सबको छोड़कर आज मेरे परिवार ने, माँ और पिता और माँ जी ने मुझे जो आज सहयोग दिया, मुझे संवर्धन किया राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ कि लक्ष्मण के नाम पर मैं सेवा के लिए जन्म हुआ। ज़रूर मैं इस देश के लिए सेवा के लिए जुड़ा हूँ और राम की सेवा करने के लिए मैं बहुत भी खुशी हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब बात हो जाती है हैदराबाद की या दक्षिण की, तो बात जायके की भी होती है। लक्ष्मण साहब को क्या बोंडा पसंद है, इडली पसंद है, या डोसा पसंद है? क्या क्या मतलब, आप क्या ज़्यादा क्या खाते हैं? अब जैसे बोले, मैं जब दक्षिण का, तेलंगाना का अध्यक्ष था, तेलंगाना का विधायक था, ज़्यादा करके दक्षिण के ही खाना रुचि था। मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, संसद बना, अब उत्तर का भी खाना पसंद आ गया। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, सभी भी खाना मैं पानीपुरी तो नहीं, तो मगर मोटा सा रोटी खाता हूँ, यहाँ का चना खाता हूँ, मगर संभाल के खाता हूँ। गुपचुप बोलते हैं उसको, पानीपुरी को। पानीपुरी को गपचुप बोलते हैं। हाँ। यहाँ पे तो पानीपुरी बोलेंगे। हाँ। मगर वहाँ पे भी देखो, आज आपको आश्चर्य होगा, पूरा हैदराबाद में सभी प्रदेशों का आज फूड जो मिलता है हैदराबाद में मिलता है। आपको इडली अच्छी लगती है या डोसा? मुझे दोनों भी पसंद है, दोनों भी पसंद है, डोसा भी पसंद उसके साथ एक मसाला मिलता है कारम पूड़ी मिर्च का, वो लोग बड़ा पसंद करते हैं कारम पूड़ी। सही में अभी मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए मैं शाकाहारी में राजस्थान का, गुजरात का खाना मुझे बहुत पसंद है। शौकीन है आप? मैं जब स्टूडेंट था हैदराबाद में, गुजराती खाने के लिए मैं सिकंदराबाद से लेकर वहाँ रामकोट में एक गुजराती का होटल था, वहाँ जाके खाना खाता था। वहाँ का रोटी, वहाँ का गुड़ मुझे पसंद आता था। थोड़ा मीठा मीठा खाना मुझे रुचि लगता है, इसलिए मैं गुजराती का। एक बहुत सवाल, बस आखिरी सवाल, उसके बाद ख़त्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में हालिया अभी बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर साईं बाबा को लेके विवाद हो गया, और तेलंगाना में जगह जगह साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं। लोगों की साईं बाबा में बड़ी आस्था है, उनकी पूजा करते हैं, उनकी झांकियाँ निकलती हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं। तो साईं बाबा बेसिकली आप क्या मानते हैं कि आप क्या हैं साईं बाबा? क्या उन पर उनका विरोध होना चाहिए, मंदिरों से उनकी मूर्तियों को हटाना चाहिए? नहीं, ये देखो, उस विवाद में हम नहीं जाना चाहते। जिनका आस्था है, जहाँ हम भी विश्वास करते, हम भी शिरडी जाते हैं, हम भी हैदराबाद में कई साईं बाबा के मंदिर में जाते। हम इसका कोई विवाद में हम जाना भी नहीं चाहते। जिनका विश्वास है, जिनका आस्था है, उनको कायम रखना हम समझते हैं।
सर आखिरी सवाल, 3 बच्चे हैं आपके, तीनों बच्चे जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो परिवार को समय दे पाते हैं आप? कभी कभी मेरे पत्नी भी बोलती है, जैसे आप प्रवास करते हैं ना देश भर भाभी जी में। का नाम उमा है। उमा है सही में। तो मेरा पत्नी भी बोलती, आप जब प्रवास करते हैं ना, आपके प्रवास में कभी कभी अपना घर का भी प्रवास लगाओ, जोड़ो इसमें, ऐसा बोलती है, हंसते हैं। तो पहले से हम आदत पड़ गई है, परिवार के, मेरे बच्चे हो, हमारे पत्नी के वजह से, उनके आज सहयोग से ही हम ये राजनीति कर सक रहे। हमारा लक्ष्य है, आज जिस तरह मोदी जी ये 2047 में विकसित भारत का जो सपना देख रहा, वो सपने को साकार करने में भी हमें भी उसमें एक हम बात मानी जाती है, जोड़ना तेलंगाना में या फिर हैदराबाद में, दक्षिण में लोग हिंदी बहुत अच्छी तरह नहीं बोल पाते हैं, तोड़ के बोलते हैं। लक्ष्मण जी को बचपन से ही हिंदी आती थी या फिर मतलब लोगों से बोलते बोलते सीख गए? नहीं, हैदराबाद में थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था, मगर जब मैं ये दायित्व जो मिला मुझे, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और देश भर में जब मेरा प्रवास होने लगा, थोड़ा हिंदी मैं सीख लिया हूँ। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मुझे चुनाव के समय में हो, बाकी समय में जो मेरा प्रवास होता है, थोड़ा सीख लिया हूँ। लोग बोलते थोड़ा आप अच्छा हिंदी बोल सक रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो के लक्ष्मण जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, सौम्यता, सरलता की ये ध्वजवाहक भी इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। अब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, तो उसके लिए भी जाहिर तौर पर ओबीसी वोटरों को रिझाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर रहेगी। अब देखना ये होगा कि ये भाजपा 9 की 9 सीटों को अपने पाले में लाने का दावा कर रही है। ऐसे में लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि भाजपा 9 की 9 सीटें जीतेगी, लेकिन परिणाम जब सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो चुनावी संग्राम है, उसके बाद क्या तस्वीर उभरती है और क्या सियासी मिजाज इस उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिलता है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए धन्यवाद।